सुस्वागतम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि कुशल मंगल होंगे, क्योंकि जल्दी ही हमारी परीक्षा है। पीजीटी का जो परीक्षा है वो जल्दी ही होने वाली है, ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लेके आए हैं कुछ प्रश्न जो आपके 2002 जो ईस्वी थी उसमें आपके जो प्रश्न पत्र था उसी को हम सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? रस खान की, बिहारी की, घनानंद की या आलम की? किसकी प्रेमिका का नाम सुजान था? क्योंकि आपको पता ही है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसमें से भी कई प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि 20-30-40% लगभग आपके PYQs में से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो बताइए इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? रस खान, बिहारी या घनानंद? तो आप सभी को पता ही है कि सुजान जो प्रेमिका थी वो घनानंद की थी। घनानंद जो थे इनकी जो प्रेमिका थी ये वेश्या थी, और कहानी भी आपने सुनी होगी कि ये सुजान से बहुत प्रेम करते थे और राजा के सामने ये दोहा सुनाना था और ये पीट करके उनकी तरफ बैठ गए, तो सुजान की तरफ मुख करके बैठ गए थे। तो इनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार और आपका रस केली वल्ली, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू बारिये लिखने वाले कवि हैं अमीर खुसरो, जायसी, आलम या भारतेंदु? किसने लिखा है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू बारिये? अमीर खुसरो, जायसी, आलम या भारतेंदु हरिश्चंद्र? किसने लिखा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू बारिये? तो ये लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ये कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू बारिये। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग नामकरण किसके आधार पर किया गया था? द्विवेदी युग नामकरण जो किया गया था किसके नाम पर किया गया था या किसके कारण किया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, शांति प्रिय द्विवेदी जी, हेमानंद द्विवेदी जी? किनके नाम के आधार पर यह किया गया है द्विवेदी युग? तो द्विवेदी युग जो नामकरण किया गया है वो आपको पता ही है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही ये नामकरण किया गया है। वैसे इस काल को क्या बोलते हैं? जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इस काल को जागरण सुधार काल भी कहते हैं, लेकिन द्विवेदी युग ही मतलब अधिक है। और द्विवेदी जी ने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादक भार भी संभाला था। 1903 से इन्होंने संपादन का भार संभाला था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम? यानी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको लिखने वाले प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? या फिर एक इसके साथ साथ ये भी बता दीजिए कौन सी रचना मानी जाती है या कौन सा साहित्य इतिहास माना जाता है या साहित्य ग्रंथ माना जाता है, इतिहास ग्रंथ माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर या मिश्र बंधु? तो आपको पता ही है सबसे पहला जो इतिहास ग्रंथ है वो हमारा तासी जी ने लिखा है, और ये भी जो ग्रंथ है ये फ्रेंच में लिखा है क्योंकि ये फ्रेंच विद्वान है। ठीक है, और इस इतिहास ग्रंथ का नाम है क्या? इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुई हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा का ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल का आपको पता ही है, हिंदी साहित्य का इतिहास। मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है, लीजिए ये तो आ ही गया,
इस्तवार द लाल लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। अब देखो परीक्षक कैसे प्रश्न उठाया है कि वहीं एक पेज से ही 2-2 प्रश्न पूछ लिए हैं, तो ऐसे ही परीक्षा में करते हैं। अभी आपका जल्दी ही हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ, उसमें से भी एक साथ 3-3 4-4 प्रश्न पूछ रखे थे। तो इसी प्रकार से जो परीक्षक है वो पूछता है, कुछ ही किताबों को मूल किताबें लेके चलता है और उन्हीं में से प्रश्न उठाता है। तो बताइए इस्तवार द लाल लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम। तो अभी आपको बताया ही था कौन है, आपके गारसदा तासी, फ्रेंच विद्वान है और इन्होंने ही इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किया था। इस जो ये है इस्तवार द लाल लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी, इसका जो किया था, इसका हिंदी में अनुवाद किया था वो किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा इतिहास ग्रंथ भी देख लेते हैं। तो हमारा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये दूसरा इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये पहला है और ये दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या मानी? यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक, सन 1050 से सन 1375 तक, विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका सही होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आपको पता है रामचंद्र शुक्ल जी ने जो समय बताया है वो अधिकतर विक्रमी संवत में बताया है और इन्होंने जो आदिकाल की समय सीमा मानी है वो विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत माना है। अगला प्रश्न है, आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा क्या नाम है? खुमान रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो या परमाल रासो? आलाखंड नामक जो काव्य ग्रंथ है इसका दूसरा नाम क्या है? तो आलाखंड का क्या नाम है दूसरा? खुमान रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो या परमाल रासो? तो आपको पता ही है जो आपका आलाखंड है उसका क्या है? उसका परमाल रासो अन्य नाम है। ठीक है, और आपका जो खुमान रासो है ये दलपति विजय का है, विजयपाल रासो जो है आपका नल सिंह का है, हमीर रासो आपका जो है शारंगधर का है, परमाल रासो आपका किसका है? परमाल रासो जगनिक जी का है। तो आलाखंड परमाल रासो को जाना जाता है। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य या सूफी साहित्य? निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो आपको पता ही है निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य। और जो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा है ये नाम किसने दिया था? ये अगर पूछ लिया जाए तो ये दिया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा नाम दिया है। संत साहित्य जो नाम दिया था, संत साहित्य भी कहा जाता है इसी को। जय संत साहित्य है इसी को, इसी में लिख देते हैं। तो संत साहित्य किसने कहा था? संत साहित्य रामकुमार वर्मा। साथ ही साथ जिसको क्या कहा जाता है? निर्गुण भक्ति साहित्य। और ये नाम किसने दिया है?
तो ये नाम दिया है द्विवेदी जी ने, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। सूरदास, मलुकदास, नंददास या छीत स्वामी। अष्टछाप में आपको बताइए 8 कवि हैं, और अष्टछाप की स्थापना किसने की थी ये भी आपको बताना है। साथ ही साथ इसमें कौन सा कवि नहीं है ये भी बताना है। तो अष्टछाप में आपको बताइए सूरदास जी हैं, आपके नंददास जी भी हैं, छीत स्वामी जी हैं, मलुकदास जी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कौन है, कौन रचनाकार है, कौन कवि है। तो कौन है खड़ी बोली में सबसे पहले रचना करने वाले, आपके अमीर खुसरो जी। और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। और इनको क्या कहा जाता है, हिंदुस्तान की तूती, इनका जो वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो क्या था, इनका वास्तविक नाम था अब्दुल हसन। और इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, 3 रचनाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी, खालिक बारी, आपकी नजराने हिंदी, और एक और मानी जाती है हालाते कन्हैया। इनकी ये 3 रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आपको पता ही है सूरदास जी तो अधिकतर ब्रज में लिखते थे, तुलसीदास जी अवधी और ब्रज दोनों में लिखते थे। अष्टछाप के संस्थापक कौन है, देखो ये आ ही गया प्रश्न। अष्टछाप के संस्थापक कौन है, रामानंद जी है, वल्लभाचार्य जी है, रामानुज जी है या विट्ठलनाथ जी है। अष्टछाप के संस्थापक कौन है, तो आपको पता ही है अष्टछाप के संस्थापक कौन है, विट्ठलनाथ जी। और इन्होंने अपने 4 शिष्य स्वयं के और 4 शिष्य अपने पिता किसके, वल्लभाचार्य जी के लिए, और उन 8 लोगों को साथ में रखकर इन्होंने क्या है, अष्टछाप की स्थापना की। अब कौन कौन है इन 8 जो कवियों में, तो जो इनके पिता के जो शिष्य थे, लिख लेते हैं। तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे कौन कौन, कुंभनदास, नंबर 2 आपके सूरदास, परमानंदास और आपके कृष्णदास जी। विट्ठलनाथ जी के शिष्य कौन कौन थे, विट्ठलनाथ जी के शिष्य कौन कौन थे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और आपके चतुर्भुज स्वामी और नंददास जी। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए, ये जो कुंभनदास है सबसे बड़े थे और ये जो नंददास जी सबसे छोटे। तो कुंभनदास सबसे बड़े, नंददास जी सबसे छोटे। सूरदास जी श्रेष्ठता के कारण बड़े थे,
ये श्रेष्ठता में सबसे बड़े थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो था अष्टछाप, ये निकला था पुष्टि मार्ग से। पुष्टि मार्ग जो था आपके वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग स्थापित किया था, इसी से निकले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो राइट आंसर क्या है? विठल नाथ जी। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं तुलसीदास जी, सूरदास जी या रैदास जी। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता, तो कृष्ण गीतावली ये तुलसीदास जी की है। और तुलसीदास जी ने छोटे बड़े कुल मिलाकर 12 ग्रंथ लिखे हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली, गीतावली इसमें है, अच्छा गीतावली, कृष्ण गीतावली हो गई एक, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, और ये जो रामाज्ञा प्रश्नावली है, इसमें इस तरीके से होता है कि कोई एक, जैसे कोई दुविधा है, कोई समस्या है, तो एक उस पर उंगली रखी जाती है आँख बंद करके, और फिर पूरा वो दोहा बना जाता है, उसी से आपका समस्या का समाधान हो जाता है। और भी है इनकी रचना, जो पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्य में अर्जुनस्य का कारक क्या है? अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्य में अर्जुनस्य का कारक क्या है? करण, संप्रदान, संबंध, इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्य में कारक बताइए। तो इसमें होगा आपका संबंध कारक। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम के प्रवर्तक हैं दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, मम्मट, विश्वनाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक कौन है? दंडी, पंडित राज जगन्नाथ या मम्मट या विश्वनाथ? कौन होंगे, इसका सही बताना है। तो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य है, ये इसका अर्थ निकलता है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ये किसकी है? तो ये है पंडित राज जगन्नाथ जी का। और इनकी ये रस गंगाधर में ये संकलित है इनकी रचना में। और विश्वनाथ की अगर देखी जाए तो विश्वनाथ ने क्या कहा है? वाक्य रसात्मक काव्यम कहा है इन्होंने, वाक्यम रसात्मकम काव्यम लिख भी लेते हैं। ये इन्होंने कहा था। तो राइट आंसर हमारा पंडित राज जगन्नाथ ही होगा। साथ ही जो मम्मट का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, मम्मट का, दंडी का, मम्मट का देख लेते हैं। तद 200 शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः क्वापी, दंडी का है, सॉरी दंडी का बदल मम्मट का है। दंडी का है शरीर ताव दिष्टार्थ विविच्छनावली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? स्फूर्ति, युद्ध, उत्साह या विरक्ति? वीर रस का स्थायी भाव बताना है, क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। और अगर देखा जाए तो वीर रस के 4 भेद होते हैं, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर। 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, और आपको कौन सा है? दयावीर। ये 4 प्रकार के भाव वीरत्व वीरता होते हैं। अगला प्रश्न है,
अमिया हलाहल मत भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जिहें चितवत एक बार। यह प्रसिद्ध दोहा के रचयिता कौन है? इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन है? बिहारी है, भूषण है, घनानंद है या रसलीन है? अमिया हलाहल मत भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जिहें चितवत एक बार। तो ये दोहा आपको पता ही है, रसलीन जी का है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, विद्यानिवास मिश्र या राहुल सांकृत्यायन? घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? एक यात्रा साहित्य है। तो इसके जो लेखक हैं कौन है? हमारे राहुल सांकृत्यायन जी। और राहुल सांकृत्यायन की अन्य यात्राएं हैं मेरी लद्दाख यात्रा, और है इनकी रचना, ये इनकी घुमक्कड़ी से संबंधित है, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा। घुमक्कड़ शास्त्र हो गया रूस में 25 मास, ये भी इनका एक ग्रंथ है। एशिया के दुर्लभ खंड भूखंड, यात्रा साहित्य इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो सही आंसर राहुल सांकृत्यायन होगा। अच्छा, ये एक व्याकरण से प्रश्न है। यदि ए या अ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। कौन सी स्वर संधि कहलाती है? और अगर ये देखा जाए तो किस प्रकार का है? जैसे ए या आ हो गया, उसके साथ साथ ई या ई होगा और बराबर क्या होगा? ए होगा। तो कौन सी संधि है यहाँ पर? कौन सी स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि या अयादी स्वर संधि? साथ ही साथ इसका एक और देख लेते हैं कि इसी के साथ साथ उ या ओ हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई सी भी बात आए तो वो क्या होगा? आपका गुण स्वर संधि होगा। अगला है अनंत की संधि या अनंत की सही संधि क्या होगी? अन अन धन अंत, अन धन अंत, अनन धन अंत, अनन धन त। तो इसका क्या होगा? आपका अन धन अंत, अनंत। और ये आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर कौन सी है? व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है उत्तरामचरितम के रचनाकार हैं वाल्मीकि, भारवी, श्रीहर्ष, भवभूति। उत्तरामचरितम के रचनाकार कौन है? तो उत्तरामचरितम के रचनाकार हैं भवभूति जी। भवभूति जी हैं। और भवभूति जी के जो 3 नाटक हैं कौन कौन से? एक तो है आपका इनका मालती माधव, महावीर चरित, और तीसरा आपका हो गया उत्तरामचरित। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल, द्वंद्व। द्वंद्व। तो कौन सा सही होगा? शुद्ध शब्द बताना है। तो इसमें जो शुद्ध है वो होगा यानी। और अगर इनके शुद्ध शब्द की बात करें तो होगा वाल्मीकि, उज्ज्वल और आपका द्वंद्व। ठीक है, राइट आंसर यानी है। मंगलसूत्र शीर्षक
अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। कौन है मंगलसूत्र जिन्होंने लिखा था? अधूरा ही उपन्यास है। मोहन राकेश है, प्रेमचंद है, शैलेश मटियानी है, इनमें से कोई नहीं है। तो मंगलसूत्र जो अधूरा उपन्यास है वो प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। इनके और भी उपन्यास है, साथ ही साथ देख लेते हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय है 1922 का। रंगभूमि है, रंगभूमि कब का है? 1925 का। कायाकल्प है इनका एक, कायाकल्प कब का है? 1926 का। निर्मला इनका 1927 का। गबन इनका 1931 का। कर्मभूमि 1933 ईस्वी और गोदान 1936 ईस्वी। और ये आपको पता ही है मंगलसूत्र अधूरा है। सेवा सदन का अगर समय देखा जाए 1918 है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केशव कहीं न जाए क्या का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्धृत है? और साथ साथ ये भी बता दीजिए किसकी है ये। लेकिन अगर बता देंगे कौन सी रचना से है, अच्छा, लेकिन रचना तो सभी एक ही की है। सूरसागर, सूरसारावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, तो ये तो बता ही देंगे, सूरदास जी की है। तो केशव कहीं न जाए का कहिए ये किस काव्य कृति से उद्धृत है? तो ये है आपकी विनय पत्रिका से। किससे? विनय पत्रिका से, सूरदास जी की है। अगला प्रश्न है, कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? और नाम का तो देखो, प्रश्न आप देख रहे होंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते थे, किस कवि का पूरा नाम, साथ ही साथ एक दो प्रश्न आपके व्याकरण से, एक दो प्रश्न, और ये यानी वाला प्रश्न तो ऐसा हो गया इसे हर बार ही पूछ रहा है। तो बताइए कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे, इनमें से कोई नहीं। क्या सही होगा धूमिल का पूरा नाम? तो धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल इनको। और इनकी जो रचनाएं हैं तो वो है महत्वपूर्ण रचनाएं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये इनके 3 काव्य संग्रह हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मात्रा की दृष्टि से दोहे के ठीक विपरीत कौन सा है? रोला, छप्पय, दोहा या सोरठा? मात्रा की दृष्टि से या दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? तो सबसे पहले देख लेते हैं दोहे के जो आते हैं, तो इसमें 13, 11, 11 इस प्रकार से है। तो इसका विपरीत जो होगा वो ही इसका उल्टा होगा। तो आपको पता ही है जो हमारा सोरठा है उसमें होती हैं सोरठा में क्या होते हैं 11, 13, 11, 13, यानी कि जो इनके समचरण है उसमें 13, 13 मात्रा है, और भी समचरण में 11, 11 मात्रा है। और दोहा में जो आपका विषम चरण है 13, 13, और जो आपका समचरण है 11, 11 मात्राएं होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सोरठा इसका सही होगा। छप्पय में होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, या फिर प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के। प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के, या उपयुक्त में से कौन सा नहीं? छप्पई के बारे में बताना है। तो छप्पई अगर देखा जाए तो सीधी सी बात है ये 6 चरण का होता है, 6 चरण होते हैं इसमें।
और इसके प्रथम चार चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण क्या होते हैं, उल्लाला के होते हैं। तो प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम 4 चरण उल्लाला इसमें होते हैं। और ये जो है मात्रिक विषम मात्रिक छंद है, संयुक्त छंद ये है, क्योंकि 2-2 इसमें है, रोला है और आपका उल्लाला है। ठीक है, राइट आंसर 1 होगा। भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है। भरत का जो रस सूत्र है उसके व्याख्याता है, उसमें से आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्पत्ति, अभिव्यंजना, अनुमिति या मुक्तिवाद। तो भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया था अपने नाट्य शास्त्र में दिया था, इसी की व्याख्या जो की थी बहुत सारे आचार्यों ने की थी। तो शंकुक का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है, यही बताना है। उत्पत्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, अनुमितिवाद या मुक्तिवाद। मुक्तिवाद नहीं, से मुक्तिवाद लिख सकते हैं। तो बताइए क्या सही होगा। तो सही होगा अनुमितिवाद। अब देख लेते हैं जो आपका ये भरत मुनि का रस सूत्र है, इसकी व्याख्या किसने की थी? तो भट्ट लोलट ने की थी। भट्ट लोलट ने क्या नाम किया था? उत्पत्तिवाद के नाम से। भट्ट लोलट 9वीं सदी के थे। शंकुक जो थे हमारे, ये भी 9वीं शती के थे। अभिव्यंजनावाद जो है और भुक्तिवाद किसका था? भट्टनायक का था। और भट्टनायक का समय क्या है? 11वीं सदी। मुक्तिवाद कहा जाता है। इनका दर्शन था सांख्य दर्शन। शंकुक का जो दर्शन था वो था न्याय दर्शन। और भट्ट लोलट का दर्शन था क्या? मीमांसा दर्शन। एक और थे हमारे जो थे अभिनव गुप्त जी, उनका क्या था? अभिनव गुप्त जी का अभिव्यक्तिवाद। और ये 11वीं शती में थे। इनका दर्शन शैव दर्शन था। अभिव्यंजनावाद ये क्रोचे का है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? अनुमितिवाद होगा। बाकी ये सब भी देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न क्योंकि पूछा ही जा रहा है। काव्य प्रकाश नामक नाटक के प्रणेता है रुद्रट, भामह, विश्वनाथ या मम्मट। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? किसने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है? तो ये लिखा है मम्मट जी ने। विश्वनाथ का क्या है? साहित्य दर्पण है। रुद्रट का क्या है? काव्य अलंकार है। भामा का भी काव्य अलंकार है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। कौन सा समास कहते हैं? जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद ही समान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। तो आपको पता ही है वो द्वंद्व समास कहलाता है। द्विगु में संख्यावाची होता है प्रथम। बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में जो है अंतिम पद प्रधान होता है।
ठीक है। और ये जो द्वंद्व समास है इसमें या, अथवा जैसे अब योजक अव्यय लगते हैं। सद्गति शब्द में समास होगा। एक और प्रश्न है समास से ही, सद्गति शब्द में समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या द्विगु समास? तो इसमें होगा कर्मधारय समास, इसमें होगा सद्गति में। श्लेष अलंकार होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या उपयुक्त में से अलग कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ ही आपको पता है, चिपका हुआ होता है इसका अर्थ, और ये होता है शब्दालंकार। और भी शब्दालंकार के भेद हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार भी शब्दालंकार का भेद है, साथ ही साथ आपका यमक और एक आपका श्लेष हो गया, तीनों लिख लेते हैं। ये 3 अलंकार आपके शब्दालंकार होते हैं। अर्थालंकार में अगर देखा जाए तो अर्थालंकार में कुछ महत्वपूर्ण लिख लेते हैं, बाकी 100 से अधिक अर्थालंकार होते हैं, जैसे उपमा, रूपक, आपका उत्प्रेक्षा हो गया, भ्रांतिमा, संदेह, ये सब इसी में आ जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है, तब कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? कौन सा अलंकार होता है जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है? तो होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसमें मानो, मनु, जानो इस प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा कौन सा शुद्ध होगा? 33 वाले प्रश्न का उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो सही आंसर होगा जिजीविषा, ये राइट आंसर है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी जो बोली है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? नहीं पर खास ध्यान रखिएगा। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी या बघेली? तो आपको पता ही है, पूर्वी हिंदी में याद रख लीजिए ABC, अवधी B4, बघेली C4, छत्तीसगढ़ी। और भोजपुरी किसकी है? बिहारी हिंदी की। किसकी है? बिहारी हिंदी की। तो इस प्रकार से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, और बिहारी की अन्य बोलियां भी हैं, कौन कौन सी है? जैसे एक भोजपुरी हो गई, एक आपकी हो गई मगही, एक हो गई मैथिली, और हो गई आपकी अंगिक, आदि इसकी हो गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी जो है पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। कौन सा इसमें गलत है? यानी कि इसमें भी नहीं, निगेटिव वाला एक ढूंढना है, रॉन्ग आंसर ढूंढना है। तो अवधी आपको पता ही है पूर्वी हिंदी से है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी से है, बिल्कुल सही है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से है, लेकिन जो भोजपुरी है वो पूर्वी हिंदी से नहीं है। भोजपुरी किससे है? हमारी बिहारी हिंदी से। और पूर्वी हिंदी मैंने आपको बताई दी थी, ABC। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, वो भाषा कौन सी है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, पाली या प्राकृत? अब इसमें से देखो, प्रश्न अगर ऐसे पूछा गया तो आंसर अलग होगा, और दूसरी तरह से पूछा जाएगा तो आंसर दूसरा होगा। तो प्रश्न एक ही है, उसको घुमाकर पूछने से ही इसका उत्तर बदल जाएगा। तो सही आंसर उत्तर है पाली। और ये जो पाली है ये प्राकृति ही है, यानी कि इसका मूल अगर देखा जाए तो ये प्राकृति है। अगर इसको कहा जाए तो इसको प्रथम प्राकृत कह सकते हैं, ठीक है। और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहते हैं, ठीक है। तो ये प्राकृत ही है, तो सही आंसर क्या होगा? पाली। पाली में ही लिखे गए थे। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई थी
मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, शोरसेनी अपभ्रंश है या पेशाची अपभ्रंश है? किससे खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई थी या हुई है? मागधी से अभी आपको बताया था, मागधी से आपकी बिहारी हिंदी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आपको बताया था ABC, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। शोरसेनी अपभ्रंश जो है पश्चिमी हिंदी, और इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ब्रज आ जाएगी, साथ ही साथ हरियाणवी आ जाएगी, बुंदेली आ जाएगी, कन्नौजी आ जाएगी, और हमारी खड़ी बोली भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सी होगी? शोरसेनी अपभ्रंश। और जो पेशाची अपभ्रंश है, ये पेशाची अपभ्रंश हमारे लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये जो है ये हिंदी प्रदेश की भाषाओं के विकास की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखती, क्योंकि ये हिंदी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे चौथे वर्ण क्या होते हैं? यानी कि जो जैसे क वर्ग है, तो इसी क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें कौन सा दूसरा, और ये जो चौथा वर्ण है ये क्या होगा? अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, कौन सा होगा? अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन या अघोष व्यंजन? दूसरा और चौथा बताना है। तो जो अल्पप्राण होते हैं वो होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि ये और ये, तो इसमें तो ये आए ही नहीं, तो इसलिए ये नहीं होगा। और अगर महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में कौन कौन से होते हैं? आपका ये होता है, ये होता है, तो ये तो आ ही गए, तो महाप्राण तो बिल्कुल सही है। इसके बाद हम और भी देख लेते हैं, जो घोष व्यंजन होते हैं उसमें कौन से होते हैं? तो घोष व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 3 और 4 और 5। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा महाप्राण ही हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ और हम क्या देख लेते हैं? अब इतना आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन इसको और हम विस्तार से देख लेते हैं। नंबरिंग ही कर देते हैं यहाँ पर। महाप्राण में क्या आएगा? दूसरा और चौथा आएगा। घोष में क्या आएगा? तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा। और अघोष में पहला और दूसरा आएगा। साथ ही साथ इसमें अगर देखा जाए तो इसमें य, र, ल, व ये आ जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा विस्तार से हो जाएगा, इतना ही काफ़ी है। धीरे धीरे हम बढ़ाइए, तो महाप्राण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कांच का पर्यायवाची शब्द है। कांच का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शीशा है, सीसा है, शीशा है और शीशा है। शीशा। कांच का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो सकता है? तो ये जो शीशा होता है ये तो एक प्रकार की धातु होती है, तो ये तो नहीं होगा। शीशा ये ही जो होता है दर्पण, इसी कारण ये सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। एक तो मुहावरा पूछा जाता है, एक नहीं मुझे लगा 3-4 मुहावरे पूछे जाते हैं। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है संपत्ति का बचे रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, शत्रु से मुकाबला होना। तो खेत रहने का अर्थ है वीर गति को प्राप्त हो जाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं है? चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकालना, बालू से तेल निकालना। बालू से तेल निकालना भी असंभव है, पानी से घी निकालना भी असंभव है, खरगोश के सींग निकलना भी असंभव है। चांद पर थूकने का अगर अर्थ देखा जाए तो किसी अच्छे व्यक्ति के ऊपर कलंक लगाना है।
इसी कारण यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा? अंध, निशा, दिवा या आलोक? शुद्ध विलोम शब्द बताना। विलोम तो सारे ही हैं, विलोम सारे कैसे हैं? समानार्थी हैं, निशा, दिवा, आलोक। तो शुद्ध विलोम शब्द बताना है, कौन सा होगा? तिमिर का। तो सही होगा आपका आलोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है, सरोज, जलद, पंकज या जलजात। तो सरोज भी है, पंकज भी है, जलजात भी है, तो आपका कौन सा नहीं है? जलद नहीं है। जलद किसका है? बादल का है। बादल के और पर्यायवाची भी देख लेते हैं, मेघ है, जलधर है। अच्छा देखो, इसमें द यानी कि धारण करने वाला धर आ जाए, जैसे जल की जो पर्यायवाची है या पानी के जो पर्यायवाची उसमें द आ जाए या धर आ जाए, तो उससे आप याद रख लीजिएगा कि वो बादल के पर्यायवाची होंगे। और जो कमल के पर्यायवाची में अगर याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं? तो उसमें जल के पर्यायवाची में क्या लगा रहेगा? ज लगा रहेगा, जैसे जलज, यानी कि जल में उत्पन्न हो जाना। नीरज, जैसे नीर में ज लग गया है और जल में ज लग गया है। वारी में ज लग गया है, वारिज, वारिज। ठीक है, ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? जलद। जलद बादल का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, वय, नहर, लहर। कौन सा होगा? मेरी आय इतनी है, हमारे घर के पास से नहर बहती है, लहर उठती है, मेरा धन व्यय होता है। तो कौन सा होगा? व्यय पुल्लिंग है। कवि का स्त्रीलिंग होगा? कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री या कवियत्री? तो सही उत्तर होगा तीसरा, कवियत्री। अगला है प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कहा, सीता यह कही। कौन सा सही होगा इसमें शुद्ध वाक्य? तो सीता ने यह कहा सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला आत्महंता आस्था, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो सही उत्तर होगा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये इन्हीं की रचना है। उद्गम की दृष्टि से अमीर किस प्रकार का शब्द है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है? तत्सम यानी कि संस्कृत के समान, यानी कि उसके समान। तद्भव यानी कि संस्कृत से निकली हुई या उससे निकली हुई। देशज यानी कि जो यहीं पर उत्पन्न हुए हैं, उनका स्रोत का पता नहीं चलता है। विदेशज यानी कि जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, चाहे वो आपकी फ्रेंच से हो, चाहे अंग्रेजी से हो, चाहे आपकी अरबी फारसी हो। बताइए, उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द कौन सा होगा? अमीर शब्द बताइए। तो अमीर शब्द जो है ये विदेशज शब्द है और ये अरबी भाषा का शब्द है। क्या अरबी मैंने शुद्ध लिखा है? निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल है? चांद का मुंह टेढ़ा है, मगध, सागर मुद्रा, अपनी केवल धार। तो मगध तो है श्रीकांत वर्मा का। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध जी की है। अपनी केवल धार किसकी है? अरुण कमल जी की है। वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक। वारेन हेस्टिंग का सांड क्या है? कहानी है। ये किसकी कहानी है बतानी है। स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो ये है उदय प्रकाश जी की कहानी। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। यानी, यानी, सूची, शुष्क। तो अशुद्ध कौन सा होगा? यही वाला होगा और यही पीछे प्रश्न पूछा था।
वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अब ये देखा जाए आयोग के पास क्या और प्रश्न नहीं थे, सिर्फ एक ही प्रश्न को 2 बार पूछ लिया। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपरियुक्त, उपरोक्त, कौन सा होगा? तो सही है उपर्युक्त। सद्य है स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, इनमें से कोई नहीं। क्या सही होगा? तो इसका सही होगा जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसको बोलते हैं सद्य है स्नाता। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन है? बताना है। हंस पत्रिका के संस्थापक प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, राजेंद्र यादव जी हैं या मार्कंडे जी हैं। कौन है हंस पत्रिका के संपादक? हंस पत्रिका जो ये है 1930 में प्रकाशित हुई थी बनारस से। और किसकी है? प्रेमचंद जी की है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। 1936, 1943, 1936 ईस्वी, 1936। अच्छा 36 2 हो गया। चलिए 36 को हटा दिया। अब बताइए कौन सा होगा? एक 36 हट गया तो कौन सा होगा? 1943 में। और ये जो है प्रथम तार सप्तक, उसके बाद द्वितीय तार सप्तक भी अज्ञे जी के संपादकत्व में छपा था। अगर देखा जाए तीनों जो तार सप्तक थे इनके संपादकत्व में छपा था। और जो दूसरा तार सप्तक है वो 1951, तीसरा जो है 1959 ये प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? दिनकर निराला अज्ञे। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं अज्ञे जी। अगला प्रश्न है दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह। कौन है दूसरी परंपरा की खोज के लेखक? बताइए। सही उत्तर होगा नामवर सिंह जी। और भी हैं इनकी कविता के नए प्रतिमान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये इनकी और रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? कौन ललित निबंधकार नहीं है? 3 हैं, एक नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल जी, कुबेरनाथ राय जी, विद्यानिवास मिश्र जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कुबेरनाथ राय हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। ये किस प्रकार के निबंधकार हैं? तो ये विचार प्रधान निबंध लिखते थे। अगला प्रश्न है बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम बताना है। बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, इनमें से कोई नहीं। कौन है बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं? तो सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र जी। इनके और भी निबंध हैं, चितवन की छां, और ये किस प्रकार के हैं? ललित निबंधकार हैं। सबसे पहले तो ललित निबंधकार हैं ये। इनके निबंध हैं चितवन की छां, मैंने सिल पहुंचाई, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, और महत्वपूर्ण है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, ये इनके निबंध हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, परिकथा, बलचनामा, मेलांचल। बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, परिकथा, बलचनामा या मेलांचल। मेलांचल। मेलांचल का पात्र है ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का ये उपन्यास है। और ये एक आंचलिक उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है और आपका परिकथा ये भी रेणु जी का ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, चंदर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र कुमार। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये इसके नाम है। तीसरी कसम भी है, मारे गए गुलफाम किसकी है ये? तो ये है फणीश्वरनाथ रेणु जी की। अगला प्रश्न है, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था कलकत्ते से, पटना से, कानपुर से या दिल्ली से? तो भारत मित्र प्रकाशित होता था कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित होता था और ये पहला सुसंगठित दैनिक समाचार पत्र था। राजेंद्र यादव या मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है सारा आकाश, आपका बंटी, मुर्दा सराय या फिर 1 इंच मुस्कान। राजेंद्र यादव या मन्नू भंडारी दोनों ने संयुक्त रूप से लिखा था, दोनों ने मिलजुल कर लिखा था। तो किसने, कौन सा उपन्यास है? 1 इंच मुस्कान। मन्नू भंडारी की और भी रचनाएं हैं, तो मन्नू भंडारी की है आपका बंटी और इनका एक नाटक भोज, महाभोज इनका एक नाटक है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर, श्रीलाल शुक्ल, रमेश कुंतल मेघ, रमेश चंद्र शाह। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? जीवनी परक उपन्यास है। और ये जो जीवनी परक उपन्यास है ये शरत चंद्र जो कि बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, उनके ऊपर ये लिखा गया है, उनके से संबंधित है। और विष्णु प्रभाकर की अगर देखा जाए तो इनकी और अन्य रचनाएं हैं, डॉक्टर है और है युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, ये इनके नाटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध जी हैं? पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा या असाध्य वीणा? तो अंधेरे में रचना मुक्तिबोध जी की रचना है, राम की शक्ति पूजा निराला जी की है। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र, तितली, इरावती, कंकाल। 2 उपन्यास इसमें अधूरे हैं, तो बताइए। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का बताइए और दूसरा उपन्यास ही बताइए कौन सा उपन्यास अधूरा है। मंगलसूत्र, तितली, इरावती, कंकाल, और वो उपन्यास किसका है? तो इनका उपन्यास है इरावती। मंगलसूत्र उपन्यास है किसका है? प्रेमचंद जी का है। और तितली, कंकाल ये प्रसाद जी की उपन्यासिक कृति है, रचनाएं हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? कुबेरनाथ राय, हरिवंश राय बच्चन, महादेव वर्मा, शिव प्रसाद सिंह। इन्होंने 4 भाग में अपनी आत्मकथा लिखी थी। किसने लिखी थी ये आपको बताना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर पहला भाग ये था, दूसरा भाग ये था, नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा जो भाग था इसका बसेरे से दूर, और चौथा इनका जो था भाग इसका 10 द्वार से सोपान। अब बताना है किसका है। तो ये है बच्चन, या हमारे हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था?
उर्वशी के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए, या सामधेनी के लिए, या फिर हुंकार के लिए? किसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था उर्वशी के लिए। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, या फिर मैथिली शरण गुप्त? अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि तो वो हैं पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी। अच्छा देखो इसमें कौन कौन है। अच्छा प्रसाद का भी देख लेते हैं, प्रसाद जी पर शेष शैव दर्शन से प्रभावित थे। महादेव वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। मैथिली शरण गुप्त ये राम भक्त थे। और जो हमारे निराला हैं इन पर देखा जाए तो राम कृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी का गहरा प्रभाव था इन पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव, काला जल, या पुनर्नवा? पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। काला जल जो है वो शानी का है। आधा गांव जो किसका है? राही मासूम रजा का है। नूतन ब्रह्मचारी जो है वो किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? आधा गांव। बाणभट्ट की आत्मकथा एक क्या है? एक नाटक है, एक आत्मकथा है, एक जीवनी है, एक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा जो लिखी थी वो लिखी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और ये है एक जीवनी परक उपन्यास। ठीक है, तो ये उपन्यासिक कृति है। इन्होंने और लिखे हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, रामदास का पोथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, इनके उपन्यास है। अगला प्रश्न है, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं या लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, लक्ष्मी नारायण लाल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो चंद्रावली किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये रचना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है? शेखर एक जीवनी किसकी है? आधे अधूरे किसकी है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी है? बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की है। आधे अधूरे मोहन राकेश की है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है। तो कौन सा होगा? ए का 4, तो यही होगा सही आंसर। बाकी आप देख लीजिएगा। एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम है? नागार्जुन का, माखनलाल चतुर्वेदी जी का, सुमित्रानंदन पंत का, या इनमें से किसी का नहीं? एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी? तो इनकी अंतिम कहानी कफन इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। कविवचन सुधा थी एक कविता प्रतियोगिता, एक पत्रिका, एक नाटक प्रतियोगिता, या एक साहित्यिक संस्था? कविवचन सुधा क्या थी? ये एक पत्रिका थी। 1868 से प्रकाशित होती थी, और ये भारतेंदु जी द्वारा जी इसके क्या थे? संपादक थे। और इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी आदि पत्रिकाएं भी प्रकाशित कराई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से शुरू किया? 1900 से, 1901 से, 1903 से, 1914 से? तो इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब से किया था? 1903 से 1920 तक इन्होंने संपादन कार्य संभाला था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने।
एक और आ गई है सूची 1, सूची 2 बताना है कौन से काल के रचनाकार कौन है। तो आदिकाल के रचनाकार कौन है? आलम जायसी। तो आदिकाल के हैं कौन? अमीर खुसरो। भक्ति काल के हैं, भक्ति काल के जायसी हो गए, ठीक है। रीति काल के आलम हो गए, आधुनिक काल के भारतेंदु जी हो गए। ए का थर्ड ये सही है, बाकी सब देख लीजिएगा। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी है, घनानंद है, या उपयुक्त सभी है। तो अवधी और ब्रज दोनों भाषा में रचना करने वाले कौन है? सूरदास जी ने तो अगर देखा जाए ब्रज में की थी, ठीक है। तो तुलसीदास जी ने दोनों भाषाओं में की थी, अवधी और ब्रज दोनों में। और घनानंद भी ब्रज भाषा में ही लिखते थे, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? तुलसीदास जी। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन हैं? तुलसी, सूर या बिहारी या विद्यापति, कौन से सबसे पुराने हैं? समय देख लेते हैं 1532 ईस्वी। बिहारी का समय जो है लगभग 1595। बिहारी का समय बिहारी का समय 1595 और सूरदास जी का 1478 से 1583 ईस्वी। विद्यापति का 1360 के आसपास ही थे, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? विद्यापति जी सबसे पुराने यही थे, बड़े यही थे। आधुनिक काल की दृष्टि किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? वेदी युग में, छायावाद में, प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में। तो छायावाद में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए थे, कौन नहीं किए गए थे? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता, कौन नहीं किए गए थे? तो उर्वशी पर मिला था दिनकर जी को 1972 में, उर्वशी पर। पंत जी को चिदम्बरा पर मिला था 1968 में। नरेश मेहता को मिला था अरण्या पे 1988 में, कविता संग्रह है इनका। जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला था, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद जी को। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कौन सी है? दोहा चौपाई शैली, बरवे शैली, मसनवी शैली या उपयुक्त सभी। तो आपको पता ही है रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है और इसके जो रचनाकार हैं कौन हैं? तुलसीदास जी हैं। बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि है? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। तो रीतिबद्ध कवि जो होते थे वो अलंकार, नायिका भेद, इनके सबसे पहले क्या थे? इनके लक्षण बताते थे और लक्षण बताकर फिर इसका उदाहरण प्रस्तुत करते थे। रीति सिद्ध कवि क्या करते थे? ये अपनी जो कविता है ये अपने कवित्व में क्या करते थे? लक्षण उदाहरण की पद्धति प्रकट रूप में तो नहीं अपनाते थे, किंतु रचना करते समय उनका ध्यान रखते थे, सिर्फ ध्यान रखते थे, उसकी परिपाटी पर चलते थे। रीतिमुक्त ये ध्यान ही नहीं देते थे, न तो अपनाते थे न ध्यान देते थे। तो इसमें कौन है? बिहारी आ जाते हैं, इसमें घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि इसमें आते हैं, ठीक है। तो सही आंसर रीति मुक्त हो जाएगा। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल या संभाजी। तो इसमें थे छत्रसाल
और इन्होंने जो भूषण के लिए कौन सी लिखी थी, शिवराज भूषण। और छत्रसाल की प्रशस्ति में इन्होंने क्या लिखा था, छत्रसाल दशक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगा आपको क्लास आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।